हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीट ओनली। दोस्तों, इस वीडियो में हम रीट एग्जाम के लिए मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारा टेस्ट नंबर 6 है। दोस्तों, इस टेस्ट में एनसीईआरटी, आरबीएसई, पीटी पाठ्य की पुस्तकों के प्रश्नों का संकलन है। तो वीडियो को पूरा देखें और आप टारगेट रखें कि इन 30 क्वेश्चन में से 25 से ज़्यादा सही हो। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना है और अपना जो भी स्कोर बनता है वह कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और अगर आप टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज देखना चाहते हैं तो मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है स्टडी विद आरजे नाम से, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस टेस्ट का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चन है, ब्रिजेज के विकासात्मक संवेग सिद्धांत के अनुसार निम्न में से बालकों में क्या होता है। ऑप्शन है, नवजात शिशुओं के जन्म में कोई संवेग नहीं पाया जाता, संवेग अधिगम के उपरांत ही बालक में उत्पन्न होते हैं, 3 प्रकार के संवेग नवजात शिशुओं में पाए जाते हैं, या बालकों में संवेगात्मक आवृत्ति शून्य होती है। तो दोस्तों, मैं आपको 5 सेकंड का समय दूंगा, इसके बाद मैं इसका आंसर बता दूंगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नवजात शिशुओं के जन्म से कोई संवेग नहीं पाया जाता है। तो आप ध्यान रखें। चलिए आगे देखते हैं। सुझाव ग्रहणशीलता किस अवस्था में सर्वाधिक पाई जाती है। पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या वह संधि काल। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था सुझाव ग्रहणशीलता अवस्था में सर्वाधिक पाई जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी युक्ति नहीं है। बाल अभिबोधन परीक्षण, शब्द साहचर्य परीक्षण, कहानी पूर्ति परीक्षण, या संचित अभिलेख परीक्षण। तो दोस्तों, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी युक्ति नहीं है, तो इसमें कौन सी नहीं है। ऑप्शन नंबर फोर्थ, संचित अभिलेख परीक्षण। चलिए आगे देखते हैं। बिने साइमन स्केलन है व्यक्तित्व बुद्धि परीक्षण, सामूहिक परीक्षण, सामूहिक भाषात्मक परीक्षण, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, बिने साइमन स्केलन है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, व्यक्तित्व बुद्धि परीक्षण। चलिए आगे देखते हैं। थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है। चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर, कठोर हृदय व कोमलता के आधार पर, प्रभुतापूर्ण व अधीनस्थ पूर्ण आधार पर, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर बांटा है। तो आप ध्यान रखें। चलिए आगे देखते हैं। बुद्धि लब्धि निकालने का सही सूत्र है। ऑप्शन देख लेते हैं। मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु इंटू 100, वास्तविक आयु बट्टा मानसिक आयु इंटू 100, मानसिक आयु इंटू वास्तविक आयु इंटू 100, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, बुद्धि लब्धि निकालने का जो सही फॉर्मूला है उसका कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु इंटू 100। इसको अगर आप इंग्लिश वर्ड में भी देखें तो एम ए का मतलब होता है मानसिक आयु, सी ए का मतलब होता है वास्तविक आयु इंटू 100। तो आप ध्यान रखें। सबसे पहले 1916 में किसने दिया था, टर्मन ने, तो ये भी आप ध्यान रखें। चलिए आगे देखते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान के लक्षण हैं। दैनिक कार्यक्रम का अभिन्न अंग है, जनतांत्रिक भावना पर आधारित है, स्थानीय परिवेश तक सीमित, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, उपरोक्त सभी। ये तीनों ही इसके लक्षण हैं। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षण उद्देश्य को व्यवहारिक रूप में लिखा था बीएस ब्लूम, रॉबर्ट मैगर, एच.सी. गॉरिसन, या हर्बर्ट। तो दोस्तों, शिक्षण उद्देश्य को व्यवहारिक रूप में लिखा था वह है रॉबर्ट मैगर। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। चलिए आगे देखते हैं। बाल अपराध का सामाजिक कारण है। जन्मजात संवेगात्मक अस्थिरता, निम्न बुद्धि लब्धि, माता पिता का मानसिक असंतुलन, या विशेष प्रकार की शारीरिक रचना। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, माता पिता का मानसिक असंतुलन। बाल अपराधी कौन होते हैं, जो 18 वर्ष से कम के जो अपराध करते हैं वह बाल अपराध के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अधिगम की प्राणवायु किसे कहा जाता है। बालक को, बुद्धि को, अभिप्रेरणा को, या संवेग को। तो दोस्तों, अधिगम की प्राणवायु किसे कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड,
अभिप्रेरणा, मोटिवेशन होना बहुत ही जरूरी है। तो ये ध्यान रखें, ये प्राणवायु के अंतर्गत आता है। चलिए आगे देखते हैं। आरटीई की किस धारा में बताया गया है कि बच्चों को शारीरिक दंड देना व प्रताड़ित करना मना है? ऑप्शन है धारा 1, धारा 3, धारा 10 या धारा 14। तो दोस्तों आरटीई, आप सभी को पता है कि आरटीई 2009 जो लागू हुआ था 2010 में, कि किस धारा में बच्चों को शारीरिक दंड देना व प्रताड़ित करना मना है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, धारा 17 में यह प्रावधान किया गया है। आप ध्यान रखें, धारा 17 के अंतर्गत शारीरिक दंड देना व प्रताड़ित करना मना है। और अगर आप धारा 1 का भी ध्यान रखें तो इसमें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, वो भी आप ध्यान रखें। धारा 3 के अंतर्गत क्या है, तो वो भी आप ध्यान रखें कि आरटीई के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के जो बालक होते हैं, बालक बालिका होते हैं, उनकी प्रारंभिक शिक्षा में सम्मिलित करना है, तो वो भी आप ध्यान रखें। और अगर धारा 10 का भी पूछ ले तो उसका ध्यान रखना है कि अभिभावकों का ये कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजें। तो आप ध्यान रखें, धारा 17 के अंतर्गत क्या सम्मिलित है? शारीरिक दंड देना व प्रताड़ित करना मना है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सीखने से संबंधित नहीं है? व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जित करना, उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य असाहचर्य, परीक्षण व निरीक्षण पर आधारित। तो दोस्तों इसमें से सीखने से संबंधित कोई विशेषता नहीं है, तो वह ऑप्शन नंबर 3, उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य असाहचर्य, यह इसकी सीखने से संबंधित नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। लेखन संबंधी व्यतिक्रम क्या कहलाता है? डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया या डिस्प्रैक्सिया। तो दोस्तों लेखन से संबंधित जो व्यतिक्रम कहलाता है, तो क्या है? ऑप्शन नंबर 1, डिस्ग्राफिया। तो आप ध्यान रखें, डिस्ग्राफिया में लेखन संबंधी विकार होता है। और अगर गणितीय संबंधी पूछ लें तो इसमें होता है डिसकैल्कुलिया। तो आप भी ध्यान रखें, डिसकैल्कुलिया क्या होता है? इसमें गणितीय से संबंधित होता है, और डिस्ग्राफिया होता है जो लेखन से संबंधित होता है। तो आप ध्यान रखें। चलिए आगे देखते हैं। समायोजित व्यक्ति को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुगत कारक, शारीरिक कारक, वातावरणीय कारक या सभी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सभी। वंशानुक्रम कारक, शारीरिक कारक या वातावरणीय कारक, ये तीनों ही इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। चलिए आगे देखते हैं। निचली कक्षा में पढ़ाते समय एक शिक्षक को प्राथमिकता देनी चाहिए व्याख्यान विधि को, दत्त कार्य विधि को, कहानी विधि को या समूह चर्चा विधि को। तो दोस्तों निचली कक्षा में पढ़ाते समय एक शिक्षक को प्राथमिकता देनी चाहिए, तो वह ऑप्शन नंबर 3, कहानी कथन को। चलिए आगे देखते हैं। अधिगम का कौन सा सिद्धांत व्यवहारवाद और समग्रवाद का अनोखा मिश्रण है? उद्दीपक भिन्नता का सिद्धांत, व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत, चिन्ह पूर्ण का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो दोस्तों अधिगम का वह सिद्धांत जो व्यवहारवाद और समग्रवाद का अनोखा मिश्रण है, वह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है, चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत। यह व्यवहारवाद और समग्रवाद का अनोखा मिश्रण के अंतर्गत आता है। चलिए आगे देखते हैं। अधिगम में सबसे पहली भूमिका होती है आत्मीकरण की, समायोजन की, अनुकूलन की या अनुक्रिया की। तो दोस्तों अधिगम में सबसे पहले जो भूमिका होती है वह है आत्मीकरण की। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में पहले भोजन इसके बाद ध्वनि उत्पन्न की गई, पहले ध्वनि इसके बाद भोजन प्रस्तुत किया गया, भोजन व ध्वनि साथ साथ प्रस्तुत किया गया या सिर्फ भोजन प्रस्तुत किया गया। तो दोस्तों पावलोव का जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत था उसमें पहले ध्वनि उसके बाद भोजन प्रस्तुत किया गया। तो आप ध्यान रखें। चलिए आगे देखते हैं। फ्रायड ने सबसे अधिक बल किस मूल प्रवृत्ति पर दिया था? काम प्रवृत्ति, रचना प्रवृत्ति, संचय प्रवृत्ति या समूह प्रवृत्ति। तो दोस्तों सिगमंड फ्रायड ने सबसे अधिक कौन सी मूल प्रवृत्ति थी? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 काम प्रवृत्ति, इस पर सबसे अधिक बल दिया था फ्रायड ने। और फ्रायड का अगर सिद्धांत पूछ ले तो मनोलैंगिक विकास सिद्धांत भी है। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत काम प्रवृत्ति को सबसे अधिक महत्व दिया था, तो वो भी आप ध्यान रखें। और भी एक सिद्धांत है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत,
वो भी फ्रायड ने ही दिया था, तो आप ध्यान रखें। चलिए आगे देखते हैं। विचार, प्रेरणाएं, आवेग व इच्छाएं व्यक्तित्व के किस भाग का निर्माण करती हैं? चेतना, अचेतन, अर्धचेतन या सभी? तो दोस्तों विचार, प्रेरणाएं, आवेग व इच्छाएं व्यक्तित्व के किस भाग का निर्माण करती हैं? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, अचेतन। अचेतन मन का जो होती हैं वह व्यक्ति के विचार, प्रेरणाएं, आवेग, इच्छाएं ये सभी इस भाग का निर्माण करती हैं। चलिए आगे देखते हैं। परीक्षा में असफल होने वाला विद्यार्थी शिक्षक के पक्षपात की शिकायत कर सकता है। यह किस बात का उदाहरण है? औचित्य स्थापन, प्रक्षेपण, दोष युक्ति या पहचान? तो दोस्तों परीक्षा में असफल होने वाला विद्यार्थी शिक्षक के पक्षपात की शिकायत कर सकता है, तो इसका यह प्रक्षेपण का उदाहरण है, तो आप ध्यान रखें। चलिए आगे देखते हैं। ब्रेल लिपि से किसको पढ़ाना चाहिए? बहरे, अंधे, गूंगे या विकलांग? तो दोस्तों ब्रेल लिपि से अंधे लोगों को पढ़ाना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत, ऊर्जावान व विध्वंसक होना, अवधान संबंधी बाधा या अभिप्रेरणा का अभाव? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है, अधिगम निर्योग्यता का जो लक्षण है वह है अवधान संबंधी बाधा या विकार। चलिए आगे देखते हैं। बालक बालिकाओं की काम प्रवृत्ति किस अवस्था में सुप्त हो जाती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या कोई नहीं? तो दोस्तों बालक बालिकाओं की जो काम प्रवृत्ति होती है वह किस अवस्था में सुप्त हो जाती है? तो वह ऐसी अवस्था है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बालक बालिकाओं की काम प्रवृत्ति सुप्त हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई? मैकडूगल के द्वारा, वाटसन के द्वारा, विलियम वुंट के द्वारा या फ्रायड के द्वारा? तो दोस्तों प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना विलियम वुंट के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? तो 1879, सन भी ध्यान रखें। 1879 में विलियम वुंट ने जर्मनी के लिपजिंग शहर में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। तो आप ध्यान रखें विलियम वुंट ने की थी, 1879 में की थी। और कहाँ पे की थी? तो जर्मनी का एक शहर है लिपजिंग शहर, उसमें यह स्थापना की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? एरिक्सन, जेरोम ब्रूनर, जीन पियाजे या सिगमंड फ्रायड? तो दोस्तों मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एरिक्सन। एरिक्सन ने यह सिद्धांत दिया था। एरिक्सन को नव्य फ्रायडवादी सिद्धांत मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है, क्योंकि वो पहले फ्रायड के सिद्धांत को समर्थन करते हैं, लेकिन मनोलैंगिक विकास सिद्धांत दिया था सिगमंड फ्रायड ने। उसमें सिगमंड फ्रायड ने काम प्रवृत्ति को अधिक महत्वपूर्ण माना था, लेकिन एरिक्सन ने इसका समर्थन न करके उन्होंने ये सिद्धांत दिया मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। एरिक्सन ने इस सिद्धांत में उन्होंने काम प्रवृत्ति को अधिक महत्व नहीं दिया, बल्कि व्यक्तित्व के सामाजिक अनुभूतियों को महत्व दिया, तो वो भी आप ध्यान रखें। चलिए आगे देखते हैं। निकट दूर सिद्धांत में विकास किस प्रकार होता है? केंद्र से सिरों की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, दोनों ओर बराबर या नीचे से ऊपर की ओर? तो दोस्तों निकट दूर सिद्धांत में विकास केंद्र से सिरों की ओर होता है। चलिए आगे देखते हैं। एरिक्सन के विकास के सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं हैं? 6, 8, 7 या 4? तो दोस्तों एरिक्सन ने इससे पहले 2 क्वेश्चन पहले ही अपने वो क्वेश्चन देखा था कि एरिक्सन का कौन सा सिद्धांत था? मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। इस सिद्धांत में उन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई थी? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, 8 अवस्थाएं बताई थी। 8 अवस्थाएं बताई थी। और अवस्था भी अगर आप राइट डाउन करना है तो कर लें। सबसे पहली अवस्था है विश्वास बनाम अविश्वास। सेकंड है स्वतंत्रता बनाम संदेह। थर्ड अवस्था है आत्मबल बनाम अपराध भाव। और फोर्थ अवस्था है परिश्रम बनाम हीनता। पांचवी अवस्था है पहचान बनाम भूमिका द्वंद्व। छठी अवस्था है घनिष्ठता बनाम अलगाव। और सातवीं अवस्था है उत्पादकता बनाम निष्क्रियता। और लास्ट अवस्था है ईमानदारी बनाम निराशा।
तो आप राइट डाउन कर लें। ध्यान रखें कि 8 अवस्थाएं बताई थी मनोसामाजिक विकास सिद्धांत में एरिक्सन ने। चलिए आगे देखते हैं। बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण किसने प्रस्तुत किया? प्लेटो ने, जॉन डीवी ने, पेस्टोलॉजी ने या हल ने? तो दोस्तों बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत करने वाले मनोवैज्ञानिक थे पेस्टोलॉजी। चलिए आगे देखते हैं। एडोलसेंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? स्टैनले हॉल, हरलॉक, फ्रायड या स्पीयरमैन? तो दोस्तों एडोलसेंस का शाब्दिक अर्थ होता है परिपक्वता की ओर आगे बढ़ना। अब एडोलसेंस किशोरावस्था को इसका हिंदी अर्थ होता है किशोरावस्था, एडोलसेंस। और इसका अगर शाब्दिक अर्थ तो मैंने बता दिया है कि परिपक्वता की ओर आगे बढ़ना, तो वो भी आप ध्यान रखें। अब इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन नंबर, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्टैनले हॉल। उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी, तो आप ध्यान रखें। तो दोस्तों आज के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। और हमारे एक टेलीग्राम चैनल है जीके ट्रिक्स एजुकेशन नाम से, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सभी पीडीएफ्स वगैरह सभी अपडेट मिल जाएगी। ध्यान रखें। और एक स्टडी विद आरजे नाम से भी एक टेलीग्राम चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वही भी हमारे ही चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं।